लगातार बिहार विधानसभा की सीटों को खंगालते खंगालते आज हम पहुंच चुके हैं नेपाल के बॉर्डर पर, यानी कि अररिया की एक सीट है, विधानसभा सीट, और ये है फारबिसगंज की सीट जो नेपाल बॉर्डर के पास है। अब इस सीट की खासियत क्या है, इसे स्कैन करने पर क्या निकलकर सामने आता है, इसका रिकॉर्ड और इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं जो जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये सीट अभी जिसके कब्जे में है वो है बीजेपी। क्या इस सीट पर हमेशा बीजेपी ही काबिज रही है या फिर यहाँ की जनता इस सीट को बदलती रही है अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग कैंडिडेट से? क्या मिजाज रहा है इस सीट का? रंजन जी के पास चलते हैं। रंजन जी, फारबिसगंज की सीट कितनी खास है और यहाँ के मतदाताओं का मिजाज क्या रहा है? क्या वो कैंडिडेट बदलते रहे हैं, बदल बदल कर विधायक देते रहे या पार्टियां बदलते रहे? अगर आप फारबिसगंज विधानसभा सीट को देखें तो यहाँ पर यह दिखता है कि जनता अगर किसी को मौका देती है तो एक समय उसे ज़रूर देती है ताकि वो जो है अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। अगर फारबिसगंज विधानसभा सीट को आप स्कैन करें तो पता चलता है कि सीट जो है ये 1952 में अस्तित्व में आया था। इस सीट की एक और ख़ास बात है कि इस सीट पर 1972 में फणीश्वर नाथ रेणु ने भी चुनाव लड़ा था, भले ही वो चुनाव हार गए थे। इसी अररिया ज़िला में जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो है वो घर भी है। तो देखिए, जब हम इस सीट को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो शुरुआती वक्त था जब 1952 से शुरू हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी सोच के बीच एक लड़ाई देखने को यहाँ पर मिलती थी। हालांकि ज़्यादातर मौकों पर जो है वो आपको कांग्रेस को सफलता मिलती चली गई, लेकिन फिर एक बार बीजेपी की एंट्री होती है। 1985 में वो दूसरे स्थान पर थी और 1990 में बीजेपी को पहली जीत मिली और फिर उसके बाद ये सीट बीजेपी की ही होकर रह गई साल 2000 को अगर हम छोड़ दें तो। लेकिन यहाँ जो सामाजिक समीकरण हैं, जातीय समीकरण हैं, उसे देखकर एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि क्या AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी यहाँ के चुनाव को इस बार रोचक बनाएंगे? क्या फारबिसगंज में AIMIM भी अपना कैंडिडेट देगी? ये एक बड़ा सवाल जो है वो है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो उसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस सीट पर जब हम कहते हैं कि शुरुआती सालों में कांग्रेस का कब्जा रहा है तो आप देखिएगा कि जो शुरू में 10 चुनाव यहां पर हुए हैं टिल 1985 तक, तो उस 10 चुनाव में कांग्रेस 9 बार ये सीट जीतने में कामयाब रही और एक बार ये सीट आपको PSP को गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को। इसके बाद जो 8 चुनाव हुए हैं 1990 से, तो उसके बाद जो 8 चुनाव हुए हैं उसमें 7 बार बीजेपी इस सीट को जीतने में सफल रही है और एक बार BSP को जो है ये सीट साल 2000 में मिली थी। मतलब यह है कि जब आप फारबिसगंज को स्कैन करते हैं तो इसका 2 हिस्सा आपको दिखेगा। टिल 1985 आपको जो है कांग्रेस का वर्चस्व इस सीट पर पूरी तरह से दिखेगा और जब हम कहते हैं कि PSP ने भी यहां से चुनाव जीता है तो आपको बता दूं कि वो PSP के टिकट पर सरयू मिश्रा ने ही चुनाव जीता था। सरयू मिश्रा इस विधानसभा सीट पर 7 बार जीतने में कामयाब हुए हैं, जिसमें एक बार वो PSP के टिकट पर जीते हैं और 6 बार जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो उनका भी एक दबदबा यहां पर रहा सरयू मिश्रा का। और फिर जब है कि उसके बाद जब आखिरी जो है आप आते हैं 8 चुनाव में तो वहां 7 बार जो है बीजेपी को जीत मिली हुई है। तो कुल 18 विधायक अब तक फारबिसगंज ने चुने हैं, जिसमें कांग्रेस के 9 विधायक रहे हैं, बीजेपी के 7 विधायक रहे हैं, BSP का 1 विधायक रहा है और PSP का भी 1 ही विधायक रहा है। अब हम
आंकड़ों पर गौर करते हैं तो अगर हम आंकड़ों पर गौर करें और देखें कि साल 2010 से क्या कुछ होता आया है, तो एक चीज और देखने को मिलती है कि बीजेपी जो 7 बार जीती है ना, तो वो कुछ एक चुनाव के बाद अपने उम्मीदवार बदल देती है। जैसे अगर हम देखें कि 2005 में लक्ष्मी नारायण मेहता फरवरी और अक्टूबर दोनों चुनाव जो है वो बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2010 में बीजेपी ने जो है पदम पराग रॉय को इस चुनावी मैदान में यहां से उतार दिया, मतलब कि प्रत्याशी बदल दिया। उससे पहले 1990-95 में मयानंद ठाकुर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन फिर उनको भी बदल दिया और फिर 2005 में लक्ष्मी नारायण मेहता आए, 2010 में पदम पराग आए। और आपको बता दूं कि उनको 70,463 वोट मिले, मतलब 48.25%। और उनके सामने एलजेपी से मयानंद ठाकुर, जो कि बीजेपी के ही विधायक रह चुके थे 1990 और 95 में, वो एलजेपी के टिकट पर खड़ा हुए थे, उनको 43,636 वोट आए, मतलब कि 29.88%। और पदम पराग ने फारबिसगंज सीट 26,827 वोटों से जीत लिया। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे स्थान पर रहे, उनको 8,185, मतलब कि 5.5% से कुछ ज्यादा वोट ही आए। फिर 2015 आता है और बीजेपी फिर से अपना प्रत्याशी जो है वो बदल लेती है। अब विद्यासागर केसरी को उम्मीदवार बनाया जाता है और विद्यासागर केसरी जो है 85,929 वोट लाने में कामयाब होते हैं, मतलब कि 46.21%। और उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार कृत्यानंद विश्वास थे, जिनको कि 60,691 जो है वोट मिले। देखिए 2015 इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वो साल था जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था। बावजूद इसके यहां से विद्यासागर केसरी 25,238 वोट से जीतने में कामयाब रहे। तो बड़ी जीत यहां पर मिली और उसकी एक वजह यह भी थी कि जो जाकिर हुसैन खान हैं, जो कि साल 2000 में बीएसपी के टिकट पर फारबिसगंज से जीते थे, वो जो है पप्पू यादव की पार्टी जैप एल से जो है वो खड़े होते हैं और वो भी 10% वोट ले आते हैं, 18,894। और लक्ष्मी नारायण मेहता जो पूर्व में बीजेपी के विधायक थे 2005 में, वो भी चुनाव लड़ते हैं और उनको 2.29%, मतलब 4,262 वोट आते हैं। फिर आता है 2020 का चुनाव और चूंकि पिछला चुनाव आरजेडी हार गया था, तो इस बार जो है सीट एक बार फिर से कांग्रेस को दे दी गई और जाकिर हुसैन खान जो 2015 का चुनाव पप्पू यादव की पार्टी से लड़े थे, इस बार जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े हो गए। और यहां पर जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो प्रदीप कुमार देव भी जो है वो भी खड़े हो गए, लेकिन इससे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। विद्यासागर केसरी ने इस बार 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया और 1,02,212 वोट लाए, जबकि जाकिर हुसैन खान को 82,510 वोट आए। तो इस बार ऑलमोस्ट आमने सामने की लड़ाई थी। पिछले 2 मौकों पर जब हमने चर्चा की तो एक ट्रायंगुलर फाइट जैसी स्थिति थी और जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो विद्यासागर केसरी को जो वोट मिले वो 49.5% वोट मिले। हालांकि जाकिर हुसैन खान को भी जो है वो 40% वोट मिले। अभी जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तब आप देखिएगा कि यहां से बीजेपी ने जो है बड़ी लीड हासिल की है 39,203 वोटों से, और जो प्रदीप सिंह हैं बीजेपी के जो सांसद बने, उनको यहां 56.5% वोट आया, 1,26,457, जबकि मोहम्मद शहनवाज आलम जो कि तस्लिमुद्दीन के बेटे हैं, उनको 87,254 वोट ही आए और 39,000 से ज्यादा वोटों से प्रदीप सिंह लीड कर गए। तो एक चीज तो यहां पता चल रहा है कि अगर ट्रायंगुलर फाइट होता है तो वोट दोनों तरफ से बंटते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को एक एज रहता है। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो
तो वहां पर यह देखने में आया है कि एक पोलराइजेशन होता है, खास करके जब सामने जाकिर हुसैन खान उम्मीदवार थे तो विद्यासागर केसरी को जो है जमकर वोट पड़े और वो 49.5% वोट लाने में कामयाब हुए। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो आपको मुस्लिम बहुल इलाका है 33.8%, मतलब कि 34% मुस्लिम वोटर यहां पर हैं। और यहीं पर लग रहा है, चूंकि इस बार AIMIM सीमांचल में जो है वो पूरा जोर लगा रहा है, तो ये हो सकता है कि यहां से ओवैसी अपना प्रत्याशी उतार दें। क्योंकि एक चीज जो महागठबंधन को देखनी है कि जब वो जाकिर हुसैन खान को उतारते हैं तो हिंदू वोट जो है वो काउंटर पोलराइज होता है। मुस्लिम वोट तो मिलता है कांग्रेस को, लेकिन यादव वोट भी जो है वो यहां पर उनको मिलते हैं। एक MOI का यहां इक्वेशन दिखता है, 33.8 मुस्लिम और 7-8% यादव भी हैं, तो 40-41% का आंकड़ा है जो वोट जाकिर हुसैन को आए। लेकिन फिर बाकी जो वोटर्स हैं वो एक तरफ गोलबंद हुए और बीजेपी को इसका फायदा हुआ। तो इस बार ये भी एक थॉट हो सकता है महागठबंधन का कि यहां से, चूंकि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं और यहां पर अगर आप देखें सरयू मिश्रा ने 7 बार चुनाव जीता है, तो क्यों ना हम ब्राह्मण जाति से किसी को उम्मीदवार यहां पर बना दें, ताकि जो है जो MOI का इक्वेशन है वो तो रहे, साथ में ब्राह्मण वोट जो है वो जुड़े। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर ओवैसी आ जाते हैं तब फिर जो है RJD की मुश्किलें या कांग्रेस की मुश्किलें, चूंकि ज्यादातर उम्मीद रखिए कांग्रेस इस सीट से चुनाव लड़ती रही है, तो कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन आप मानकर चलिए कि ओवैसी जिस तरह से सीमांचल में पैर पसार रहे हैं, जो उन्होंने सभा की बहादुरगंज में, उसमें जो उनको जनसमर्थन मिला, उससे उनका उत्साह जो है निश्चित तौर पर बढ़ा होगा और कार्यकर्ताओं का भी, AIMIM के कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ा होगा। और चूंकि फारबिसगंज में मुस्लिम वोटर्स 33.8% हैं, तो हो सकता है कि ओवैसी यहां पर भी अपना प्रत्याशी उतार दें। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। अगर आप देखिए तो यहां भूमियार 2-3% है, ब्राह्मण 5 से 7% के बीच में, वैश्यों की संख्या यहां पर अच्छी है, वैश्य वर्ग जो है 9 से 10% हैं। और इसीलिए जो है बीजेपी यहां से विद्यासागर केसरी को चुनावी मैदान में उतार कर रखती है, क्योंकि वैसे वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं। अगर आप राजपूत वोटर्स की भी संख्या ठीक है, मंडल वोटर्स यहां पर जो हैं वो भी अच्छी संख्या में हैं, तो यहां पर एक चीज दिखता है कि एक तरफ जो है 33.8% मुस्लिम वोटर्स हैं और यादव वोटर्स भी अच्छे हैं, लेकिन यहां पर जाति में वोटिंग ना होकर जो है वो पोलराइज होता है रिलीजन के आधार पर। ऐसा मुझे दिखता है कि एक तरफ MOI जाता है तो बाकी जो है वो जाति के बैरियर को तोड़ते हुए एक तरफ इकट्ठा होते हैं। और इसीलिए जब आप बीजेपी की बढ़त देखती हैं, लीड देखती हैं या जीत देखती है, तो वो बड़े बड़े मार्जिन से हो रहा है। तो देखना है इस बार क्या कुछ होता है, ओवैसी क्या कुछ करते हैं। RJD इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है माई इक्वेशन को और स्ट्रांग करने के लिए, या कांग्रेस की चूंकि ये ट्रेडिशनल सीट रही है तो वही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लेती है। और बीजेपी जो कि अक्सर 2-3 चुनावों के बाद प्रत्याशी बदलती है, क्या इस बार जो है विद्यासागर केसरी को बदलेगी, या चूंकि पिछले चुनाव में उन्होंने जहां बीजेपी को लगता होगा कि शायद एंटी इनकम्बेंसी है तो कैंडिडेट चेंज करके देख लो। जी हाँ, वो अक्सर आप देख रहे हैं कि 2 जीत के बाद जो है वो बदलते हैं। लेकिन विद्यासागर केसरी को खुद पिछली बार 49.5% वोट आए थे और इस बार लोकसभा में प्रदीप सिंह को 56.5% वोट मिला। तो इससे लगता है कि हो सकता है कि इनका जो है वो टिकट बच जाए और वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे। लेकिन ये देखना है कि अगर ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फारबिसगंज का जो चुनाव है वो और भी रोचक हो जाएगा। चलिए, तो ये फारबिसगंज की कहानी और रिपोर्ट, उसे स्कैन करने के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। और इस बार अगर AIMIM यहाँ से अपने कैंडिडेट को उतारता है तो ये मुकाबला और भी दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं नुकसान इंडिया ब्लॉक को होता हुआ नजर आएगा।